स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मेक आईएएस का आर ओ के लिए टेस्ट करवा दीजिए। तो उसके लिए मैं देखा हूँ, तो जो जो मिला है हमको उसको मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे जो पहला टेस्ट है इसमें 1 नंबर का, तो वो जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो आए थे, जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था, जो एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो उसी एक्ट के क्वेश्चन है, तो इसको हम करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर आता है। यूपी पीसीएस आर ओ और यूपीएससी सब में इसमें से आता है। ठीक है, तीनों एग्जाम में से एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा ही रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दूसरा है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। तो ये कह रहा है, तो पहला जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसमें नहीं बना था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा इसका सही है। ठीक है, दूसरा ठीक है, क्योंकि कंपनी संसद ने, जो ब्रिटिश संसद थी, जब कंपनी के लोग उनसे पैसा मांगने गए कि हम कंपनी डूब रही है पैसा दीजिए, मगर उन्होंने देखा कि जो कंपनी के लोग हैं, सांसद के लोग, जो संसद के लोग थे और ब्रिटिश जनता थी, वो देखती थी कि जो लोग कंपनी में काम करके भारत से जब रिटायर होकर जब जाते हैं तो वहाँ किस तरह से वो अपना भोग विलास वाले जीवन में रहते हैं, एकदम उच्च क्वालिटी का जीवन जीते हैं। तो उससे लगता नहीं था कि कंपनी घाटे में है। तो मगर वो लोग भ्रष्टाचार करते थे, खुद अपना अलग व्यापार करते थे और कंपनी के संसाधनों का मिसयूज करते थे वो लोग। तो उसी के रिपोर्ट के लिए, उसी को जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी, गुप्त कमेटी बनाई गई थी संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो उसी ने रिपोर्ट दी कि नहीं, आप उनको रेगुलेट करिए, कंट्रोल करिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इसीलिए दूसरा वाला कथन सही है कि इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित किया गया कि आप लोग कंपनी को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, किसी से आप लोग वो नहीं लेंगे, क्या कहते हैं, उपहार नहीं लेंगे। और ये सब चीज़ें मनाही की गई, बहुत उन पे रोक लगाई गई सारे लोगों पे। जो कंपनी के जो अधिकारी थे, उनमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसको नियमित किया गया और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। तो पहला इसका जो है ए आंसर सही है, केवल दो सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो कभी अब वो बहुत बड़ा चीज़ है, उसको समराइज करके बताने में थोड़ा सा आवाज़ फंसने लगती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों सरकार ने ये कंट्रोल करना शुरू किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो कहानी पूरी है एक। ठीक है, तो कभी जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसके तहत कलकत्ता में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो दूसरा इसमें है कि इस सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे थे। तो 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था कि बंगाल का नहीं, एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो 1774 में की भी गई, उसमें स्थापना सुप्रीम कोर्ट की हुई कलकत्ता में 1774 में। उसमें 4 लोग थे। ठीक है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो केवल 2 सही है, बी आंसर सत्य है इसका। याद रखिएगा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। और इसका जो न्यायाधिकार क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक फैला हुआ था। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स थे, लिमास्टर थे और हाइट थे। 3 लोग और थे, चैम्बर्स, लिमास्टर और हाइट थे। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो गवर्नर जनरल जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, और उसके अधीन कौन कौन आ गए, तो मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी इनके अंदर में आ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारिणी परिषद के सदस्य कौन थे। सदस्य पूछ रहा, कार्यकारिणी परिषद जो बनी थी, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था 1773 के एक्ट में ही। तो कौन कौन सदस्य नाम पूछ रहा है, तो फिलिप फ्रांसिस थे, जॉन क्लेवरिंग थे, जॉर्ज मानसन थे, रिचर्ड बारवेल थे। तो 4 लोग थे। ठीक है, ये 4 लोग सही है, सी आंसर सही है, 4 ही थे उसमें। ठीक है, याद रखिएगा, 4 लोग थे। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। कह रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालिक युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे पड़ा था। तो हाँ, विलियम पिट के नाम पे पड़ा था, सही है।
दूसरा, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो ये भी बात सही है। तो बी आंसर सही है, दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, ठीक है, नियंत्रण परिषद जिसको कहा गया था, और कंपनी के राजनीतिक कार्य को और उसके जो प्रशासनिक कार्य थे दोनों को अलग अलग बांट दिया गया था। इसमें एक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया था। तो कंपनी का प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते थे, और कंपनी द्वारा जो राजनीति थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो अगर इसको डिटेल में आपको देखना है, इसका डिटेल में देखना है कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए थे, किस किस एक्ट में कौन कौन सा प्रावधान हुआ था, तो मेरा इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का जो पहला दूसरा तीसरा जो क्लास है, 1.5-2 घंटे की क्लास है, उसको एक बार देख लेंगे तो ये सब सारा चीज़ आपको एकदम कवर हो जाएगा, एक एक चीज़ एकदम उसमें बताया गया बढ़िया से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था, तो पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, तो बात सही है, 1781 में आया था। इसके अधीन इसका मुख्य उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट बंटवारा करना। तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया था, झगड़ा हो जाता था, क्योंकि जो डिसीजन ये गवर्नर जनरल की काउंसिल लेती थी, तो कोई ना कोई आदमी इसका फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था, तो डिस्प्यूट हो जाता था। इस वजह से इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बंटवारा कर दिया गया कि आपका ये क्षेत्राधिकार है, आपका ये क्षेत्राधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के किसी निर्णय में इसके में केस नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया। तो इसका भी जो दोनों कथन जो है सत्य है, ए आंसर सही है इसका। ठीक है, ए आंसर सत्य है इसका, दोनों ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कह रहा है, ठीक है, तो पहला है इसमें ऑप्शन कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्ति। दूसरा, ईसाई धर्म प्रचार को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान। सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। तो उपयुक्त में से कौन सा जो प्रावधान 1813 के चार्टर अधिनियम में हुआ था, तो इसमें पहला जो सही है कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था, ठीक है, चीनी और चाय को छोड़ के, उसका चीन और चाय का छोड़ के उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा जो है इसका ईसाई धर्म को प्रचार के लिए भेजा गया था, तो ये बात सही है, मतलब उनको छूट दी गई जाके आप ईसाई धर्म का प्रचार भारत में कर सकते हैं। दूसरा, 1 लाख रुपया भारतीयों को शिक्षा के लिए खर्चा करने का प्रावधान किया गया था। सिविल सेवा में खुले चयन की जो प्रतियोगिता थी, खुली प्रतियोगिता का इसमें प्रावधान नहीं था, वो 1833 के चार्टर अधिनियम में था। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध करने से ये उसमें भी इसको 1833 में भी इसको इंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था इसको। तो 1, 2, 3 इसका प्रावधान सत्य है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है, 1, 2, 3 सही है। ठीक है, डी वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से विचार करना है, तो पहला कि वर्ष 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 7वां को बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, तो पहला ठीक है। दूसरा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, सी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सही है इसके। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक, तो पहला तो इसका सही है इसमें। दूसरा है, प्रथम विधि अधिकारी H.T. प्रिंसेप थे, तो ये नहीं थे, मैकाले था। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो उसका सी आंसर सही है, केवल सी सत्य है। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो पूर्ण सदस्य कब बनाया गया उसको, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं, 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें तो वही नहीं आया था कि विधि अधिकारी होगा। 1833 में विधि अधिकारी का प्रावधान आया था, प्रथम विधि अधिकारी मैकाले बना था। ठीक है, ये भी नहीं है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें है विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला है, भारत में सिविल सेवकों के सुधार के लिए बनी प्रमुख समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है,
तो सिविल सेवा के लिए बनी होटा कमेटी, सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति। तो कौन समिति कब बनी थी? तो कोठारी समिति 1776 में बनी थी, 1776 में बनी थी, तो सॉरी 1976 में बनी थी कोठारी समिति। सतीश चंद्र समिति 1989 में बनी थी, और होता समिति 2004 में बनी थी। ठीक है, ये बात है। और सिविल सेवा संबंधित जो सिविल सेवा के लिए वर्ष 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय सिविल सेवक थे। ठीक है, 1863 में उन्होंने जब ये बना था उसके 8-10 साल बाद ही निकाल लिए थे। दूसरे सिविल सेवक रमेश दत्त थे। ठीक है, दूसरे रमेश दत्त थे। तो सबसे पहले कौन बना इसमें कमेटी में? 1776 में पहली बनी, तो 3 हो गया, फिर से 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 3-2-1 इसका सही आंसर है। 3-2-1 डी वाला आंसर सही है इसका, 3-2-1। सबसे पहले जो बनी थी कोठारी समिति, फिर सतीश चंद्र, फिर जो है होता कमेटी बनी थी सिविल सेवा में सुधार करने के लिए। और 1854 में मैकाले समिति बनी थी सिविल सेवकों के लिए ही। 1854 में कौन वायसराय था? कमेंट करके बताइए अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। वायसराय कौन था उस समय पे? 11 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में हैं। तो भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में हैं। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ये संविधान की उत्पत्ति का ही ये सब जरिया जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं अभी। अगला है, कारण क्या? 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। तो कथन और कारण में से कौन सा इसमें जो है सही है बताना है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है, और जो है आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसका सी आंसर सही है, स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, अगला है, यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम जब पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 का भारत शासन अधिनियम जो था आज़ादी का, वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ है हमारे संविधान का। 12वां है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू हो गई थी। विकेंद्रीकरण की क्रिया, सेंट्रलाइजेशन की क्रिया, भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शुरू की गई थी। तो विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण की, अच्छा केंद्रीकरण ही लिखा है, हम विकेंद्रीकरण पढ़ रहे हैं, एक केंद्रीकरण ही लिखा है भाई। भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया, हाँ केंद्रीकरण की प्रक्रिया कैसे? तो पूरा पावर जो है धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा था कंपनी के पास, पहली बात। दूसरी बात, अब संसद भी यहाँ पे हस्तक्षेप करके पावर को सेंट्रलाइज कर रही थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये भी बात भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ही कथन सत्य है, इसका बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो भारत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला अधिनियम था जिसको पारित किया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम द्वारा बंबई और मद्रास के राज्यपालों को बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के माध्यम से वाणिज्यिक संचालन के लिए, ठीक है, जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य देखने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया, और राजनीतिक मामले के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की गठन की गई। ठीक है, तो नियंत्रण मंडल मतलब बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, बीओडी जो थे, वो क्या करेंगे? तो कंपनी का वाणिज्यिक संचालन देखेंगे, निदेशक मंडल। ठीक है, और राजनीतिक मंडल जो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम बता रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखेंगे, राजनीतिक मामला पूरा। ठीक है, तो पहले इसको हम बता चुके हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका दोनों ही सत्य था। 12 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर रॉबर्ट चेम्बर्स और सर जॉन हाइड उपयुक्त में से कौन 1774 के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो चेम्बर्स थे, हाइड थे, दोनों ही थे इसमें। ठीक है, दोनों ही थे, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? 1 और 2 दोनों हैं, डी आंसर सही है, दोनों ही थे। अगला है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसमें 3 जो है न्यायाधीश थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो रॉबर्ट चेम्बर थे, स्टीफेन थे, और जॉन हाइड थे। अब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य थे?
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी थे मतलब सदस्यों को बताना है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बेनेगल नरसिम्हा राव, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो कौन थे इसमें? आपको बताना 14 नंबर का कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बेनेगल नरसिम्हा राव नहीं तो दूसरा काट दीजिए, जहाँ दो है उसको काट देते हैं हम लोग। तो सी आंसर सही है, 1 3 सही है इसमें। तो अलादी कृष्ण रमैया थे और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे इसमें। तो 1 2 4 इसमें सही थे, सी आंसर सत्य है इसका, याद रखिएगा। और अगला है, तो कौन कौन टोटल सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उसके अध्यक्ष थे, ए एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधवा राव जो कि बी एल मिश्रा के स्थान पे आए थे, बी एल मिश्रा के स्थान पे आए थे ये, एम माधवा राव। और डी पी खेतान जो थे 1948 ईस्वी में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी के सदस्य बनाया गया, टी टी कृष्णाचारी सदस्य बने थे। ठीक है, और संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, मगर बंगाल के विभाजन, पाकिस्तान और भारत अलग अलग विभाजन हो जाने के कारण दोबारा से उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था उन चला गया पाकिस्तान में। फिर उनको बॉम्बे की किसी सीट से उनको जिता के संविधान सभा में घुसाया गया उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो पहला, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दे दी। तो 1813 में ऐसा हो गया था क्या? ठीक है, सही है। दूसरा है, इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला खंड शामिल था। तो ये दूसरा वाला तो ठीक है। तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी ने अभी भी चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो चाय और व्यापार के मामले में चीन के साथ, तो चीन देश के साथ और भारत में चाय के साथ एकाधिकार कंपनी का ही था कि चाय बस कंपनी बेचेगी और चीन के साथ व्यापार कंपनी करेगी, बाकी भारत में आप आके व्यापार करिए सब सामानों का, चाय को छोड़ के। तो स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति भी इसको दे दी गई थी। इसी में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, ये आंसर सही है। और अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों को पर क्राउन को निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड जुड़ा हुआ था, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, इंपॉर्टेंट है। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है 16 नंबर का। कथन कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आया था। 16 नंबर का पहला तो इसका सही है। दूसरा है, इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। तो सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों कथन सत्य है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, मगर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा सही है इसमें? तो बी आंसर सही, सही स्पष्टीकरण इसी में नहीं है, दोनों सत्य है मगर सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी वाला जो आंसर है सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो सेंट हेलेना अधिनियम क्यों कहा जाता है? तो सेंट हेलेना द्वीप है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट के लगभग 1200 मील पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, इसी वजह से इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, और 1833 में ही ब्रिटिश भारत में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। तो 1833 के जो चार्टर अधिनियम था 33 वाला, उसी में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1833 में जो ब्रिटिश संसद के जो जितना भी एरिया था ब्रिटिश संसद का कंपनी का, उस एरिया में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा इसमें। अगला है 18वां नंबर का कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो 1857 की क्रांति के बाद आया था, तो बदलाव थोड़ा आएगा इसमें। तो पहला, इसमें पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो पहला ठीक है, संभव बनाया गया क्योंकि हालत खराब थी इन लोगों की। ठीक है, तो संभव बनाया गया था। दूसरा है कि इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, तो हाँ उसमें विस्तार कर दिया गया। तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सों में भाग लेने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था लाई थी, जो अभी आज विभागीय बांटने की जो प्रथा है, वो विभाग बांटने वाली प्रथा इसी में आई थी। ठीक है, तो वो तभी से 1861 वाले अधिनियम से आज तक चली आ रही है कि विभाग मंत्रालय बांटना। ठीक है,
और 1862 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में शामिल कर लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे उनको पार्टिसिपेशन दिया जाने लगा। अगला है 1858 का अधिनियम के तहत क्या किया गया। तो अभी 1857 की क्रांति हुई थी कि ये अधिनियम आया। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता वायसराय करता था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसकी बैठक की अध्यक्षता वायसराय करता था तथा उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा है, इसकी भूमिका को केवल परामर्शदर्शी बनाया गया था। तो केवल परामर्श लेने के लिए एडवाइजरी बनाया गया था इसको। तो कौन सा इसमें कथन सही है बताना है 19 नंबर का। तो 19 नंबर में पहला तो सही पूछा है ना। तो पहला में तो वायसराय नहीं था, राज्य सचिव का पद बनाया गया था। तो राज्य सचिव पद इसकी अध्यक्षता करता था भारत परिषद का। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, इसकी भूमिका केवल परामर्शदर्शी थी, ये भी ठीक है। केवल एडवाइजरी था, इसका दूसरा सत्य है। केवल ए सही है, केवल 2 सत्य है इसमें। ठीक है, अगला है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्कृति के लिए बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो 20वां है, इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो पहला ठीक है, पहला सही है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो इसमें प्रावधान किया गया था, तो इसमें नहीं था, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो 1873 का अधिनियम था वो, तो उस अधिनियम में एक आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। तो 1873 का एक्ट था वो रेगुलेटिंग। ठीक है, 61 में नहीं था वो। तो कौन सा सही है इसमें? दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। तो केवल एक सही है, सी आंसर सही है इसका, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था? तो किस अधिनियम के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारतीय परिषद के अंदर प्रवेश किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, पार्लियामेंट सुधार 1909 और मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसमें ये प्रावधान किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये प्रदान किया गया था। तो भारत परिषद 1892 था द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत के परिषद के अंदर प्रवेश किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई। जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्यिक मंडल और जमींदारों को प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1992 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त या गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन उनके अधिकार जो है बहुमत बनाया गया और इनके विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि की और बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका के प्रश्न को संबोधित करने की शक्ति भी प्रदान की। इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, न वोट देने का अधिकार, तो बस बहस में चर्चा थोड़ा मोड़ा कर सकते थे। ठीक है, तो 92 का था अधिनियम, याद रखिएगा। अगला है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। तो देखिए, इसमें कहा है कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है पहला। देखिए ध्यान से, यही कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए 21 वाले में क्या है कि भारतीय सदस्यों को भारत परिषद जो सचिव वाला था, सचिव जिसकी अध्यक्षता करता था वो भारत परिषद था। ठीक है, अगला है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसका वायसराय जो था, वायसराय की जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी जो वायसराय की, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला 1909 में। ये पूछ रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो वहाँ भारत परिषद में घुसा है, यहाँ पे कार्यकारी परिषद है गवर्नर जनरल या वायसराय की, तो उसमें बात कर रहा है। तो कौन सा इसमें सही है? तो पहला ठीक है इसमें। दूसरा, इसके माध्यम से प्रथम बार राज्य विधानसभाओं में आम बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो विधानसभाओं को आम बजट बनाने के लिए इसमें अधिकृत नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो था, ये दूसरा वाला प्रावधान 1919 का प्रावधान है। ये 1919 में ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, और 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये पूरा बात थी। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें बजट बनाने का प्रावधान दिया गया था, उनमें शक्ति दी गई थी इनको।
तो केवल एक सही है इसका, डी आंसर सही है, केवल एक सत्य है, डी आंसर सही है। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो पहला ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के अधिनियम में शुरू हुई थी, ठीक है। इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक कार्यालय भी बनाया था, तो दूसरा भी सही है, लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय भी बना था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन इसी में शुरू किया गया था, ठीक है। और जिन्हें गवर्नर प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो प्रांत थे उनको गवर्नर प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसमें हस्तांतरण, उनको जो सरकार के कुछ क्षेत्रों को नियंत्रण, जिसे इसी प्रणाली ने प्रत्येक प्रांत में सरकार के द्वारे स्वरूप की शुरुआत की या स्थापना की, और सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण, जिसे हस्तांतरणीय सूची कहते थे। प्रांतीय परिषदों के प्रति जवाबदेही भारतीय मंत्रियों की सरकार को दिया गया, ठीक है। साथ ही में सरकार के अन्य सभी क्षेत्र के, जैसे आरक्षित सूची जो थी वायसराय के नियंत्रण में रखी गई, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, संचार, ये सब चीजें आती थी, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन से सही है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू करने की तिथि चुना गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि चुना गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाने के रूप में अपनाया गया था। दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसका डी आंसर सही है, ए आर दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1930 में ये तय किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उसी दिन जो है संविधान को लागू भी करवाया गया, ये बात है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, किन किन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई, किन किन प्रांत में द्विसदन बनाया गया, द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई 1935 के अधिनियम के तहत। तो कौन सा था वो, तो बंगाल था, बंबई था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, तो चारों में की गई, डी आंसर सही है, चारों में ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम के 1935 के अनुसार 11 प्रांतों में 6 में 11 प्रांत थे, तो उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम भी इसमें था, ठीक है, असम था, ठीक है, बंगाल, बंबई, मद्रास भी था, ठीक है। इनमें सब में जो है 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ठीक है, ये बात कही गई थी। अगला है 26 जनवरी, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, वर्ष 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व क्राउन को सौंप दिया गया। तो 1858 में के शासन अधिनियम के द्वारा ये सब कार्य किया गया था, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया था, तो ये भी कथन सही है। तो एचिसन कमेटी पूछता है, एचिसन कमेटी किससे संबंधित है, एचिसन समिति किससे संबंधित है इसे पूछता है, तो किससे संबंधित है, तो लोक सेवाओं से संबंधित है एचिसन समिति, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है, तो इसी थी। तो एचिसन समिति ने कहा था कि जो मिनिमम एज है वो 19 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम वो जो है 23 वर्ष होनी चाहिए किसकी, तो सिविल सर्विस में भाग लेने की, ठीक है। तो ये बात हो गई। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका दोनों कथन सत्य है, ए आंसर सही है इसका। अगला कथन है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। तो 58 में समाप्त कर दिया गया था ना, तो पहला सही है इसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो विभागीय प्रणाली थी वो 1861 से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो पहले दूसरा गलत है, तो केवल एक सत्य है इसमें, ए आंसर सही है इसका, केवल एक सत्य है 27वें का। 28वां क्वेश्चन है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। पहला, इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, पहला ठीक है। दूसरा है, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान जो है किया गया था इसमें। तो कह रहा है कौन सा जो कथन है वो सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। तो पहले भारतीय जो चुने गए थे सत्येंद्र सिन्हा थे, सत्येंद्र सिन्हा, इनको प्रथम भारतीय को इसमें चुना गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, इसको भी याद रखिएगा, इसका दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विस्तारित पृथक निर्वाचक मंडल
में सम्मिलित किया गया। तो 1909 का जो था मार्ले मिंटो सुधार था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। तो इसमें भी विस्तार किया गया किसका, पृथक निर्वाचन मंडल का। पहले वाले में तो मुसलमानों को दिया गया, अब किसको किसको दिया गया था, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को, दलितों को, किसको किसको विस्तारित किया गया था ये बताइए। तो दलितों को इसमें नहीं शामिल किया गया, दलितों को दिया गया था मैकडोनाल्ड जो था, मैग जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड जो कहते हैं, 1931 या 32 में मिला था, 1932 में जो मिला था कम्युनल अवार्ड, जो गए थे वहाँ पे गोल में सम्मेलन हुआ था, तो रैपजे मैकडोनाल्ड ने दिया था इन लोगों को। तो वो समय दलितों को अलग से दे दिया गया था, गांधी जी ने अनशन किया था, तो पूना पैक्ट हुआ था उस समय। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, 3 सही है, 1 2 3 सत्य है इसमें, 1 2 3 सी आंसर सही है इसका, सॉरी डी आंसर सही है, 1 2 3। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो द्वैध शासन समाप्त किया गया, शुरुआत नहीं की गई। शुरुआत 1919 में की गई थी, 1919 के शासन से की गई थी। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय, ठीक है, तो सी आंसर सही है, केवल 2 सही है कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, यही सही है। अगला है कि 31 नंबर क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगला है, दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय पद को समाप्त कर दिया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया। तो कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा जो है इसका आंसर सही है, तो दोनों ही आंसर सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, और वायसराय की जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तिथि को भारत की अंतरिम सरकार गठन किया गया था। तो किस तिथि को जो था भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो 24 अगस्त 1946 या 2 सितंबर 1946, 28 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था, बी आंसर सही है। ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है की गई थी, और 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य के देश का संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 था, 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, समझ रहे हैं। मगर वो जो थी, तो ब्रिटिश उपनिवेश को समाप्त होने के बाद में अंतरिम सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का था। तो बी वाला आंसर सही है इसका। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या सम्मिलित है, 1928 का जो उनके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी, तो उसमें क्या क्या सम्मिलित था, तो मौलिक अधिकार था, अखिल भारतीय संघ था, और डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट और फंडामेंटल राइट था, क्या अखिल भारतीय संघ था कि नहीं था, ये बताइए। 33 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही है आंसर, तो ये भी था, संघ भी था, तो ए आंसर सही है, तीनों ही था इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इनकी जो पूर्ण डोमिनियन स्टेट की जो सरकार थी, अपने पिता के जो रिपोर्ट थे उसका विरोध किए थे जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, डोमिनियन स्टेट अब नहीं चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये कहने लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, तीनों सत्य था। अगला है भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो बी एन राव थे, एम एन रॉय थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो एम एन रॉय दिए थे, एम एन रॉय 1934 में इन्होंने दिया था। ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के बारे में है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है क्रिप्स मिशन, कि यह 3 सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला है। दूसरा है इसके प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, तो दूसरा सत्य है, पहला गलत है। ठीक है, तो 22 मार्च 1942 को आया था, ये क्रोनोलॉजी में मिलाता है तो इसलिए डेट बता दे रहा हूँ, 22 मार्च 1942 को आया था। एक सदस्यीय आयोग था इसमें, केवल एक सदस्य थे इसमें, जो क्रिप्स थे बस वही थे, बाकी 3 सदस्य नहीं था, ये पहला गलत हो गया। तो केवल जो है एक सत्य, सत्य नहीं है पूछा है ना हमसे, तो सत्य केवल एक है, यही सत्य नहीं है, डी आंसर सही है कि यही सत्य नहीं है। ठीक है,
तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत संविधान सभा बनाने और संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, मगर फिर भी जो है दोनों ने अस्वीकार कर दिया था इनको। अगला क्वेश्चन है कि 1945 के संपन्न हुए शिमला सम्मेलन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो 36वां क्वेश्चन है कि जो शिमला शिमला सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बताना है क्या सही है। तो इसमें एक द्विदलीय सम्मेलन था, यह एक द्विदलीय सम्मेलन था। ठीक है, 36वां है। दूसरा है, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो इसका दूसरा सत्य है, केवल सी आंसर सही है इसका, पहला गलत है। तो इसमें जो था 22, तो ये सर्वदलीय सम्मेलन था, सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो कब हुआ था इसको पूछता है, तो 25 जून 1945 में हुआ था। क्रोनोलॉजी में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। केवल दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, बी वाला, पहला वाला गलत था। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, अंतरिम सरकार गठन हुआ था, तो उसमें जो मंत्री थे और जो मंत्रालय उन्होंने लिया था क्या क्या था, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मिला था। ठीक है, 3 मिल गया इनको। जगजीवन राम को क्या मिला था, तो श्रम मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव को बल इनके पास था तो इनको रक्षा मिल गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला था। तो 3 1 2 4 मिला था, 3 1 2 4। तो ए आंसर सही है, 3 1 2 4। ठीक है, ए आंसर सही है इसका, इन लोगों को इस तरह से मिला था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला ठीक है इसका। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना मंत्रालय मिला था, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, जान मथाई उद्योग मंत्री थे और नगर आपूर्ति मंत्री जान मथाई। ठीक है, एच.सी. जो भाभा थे, सी.एच. भाभा, वो कार्य खनन और ऊर्जा उनको मंत्रालय मिला था। ठीक है, सी राजागोपाल शिक्षा एवं कला मंत्री थे इसमें। वाणिज्य मंत्री थे चुंदरीगर, आई चुंदरीगर थे। और गजनफर अली जो थे स्वास्थ्य मंत्री थे। योगेंद्र नाथ मंडल जो है वो विधि मंत्री थे। ठीक है, तो ये मामला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रांत था, उसके प्रांतीय प्रमुख कौन किसको किसको बनाया गया था, कौन कौन बने थे, उसी को बताना है कौन सही है इसमें। ठीक है, तो बिहार के कौन थे, तो बिहार के जो थे कौन थे, तो श्री कृष्ण सिन्हा थे बिहार में। 2 हो गया, इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार पीसीएस वाले याद रखें, बहुत तेज पूछता है इसको। बिहार का दूसरा हो गया। ठीक है, उड़ीसा कौन थे, तो उड़ीसा के बी.एन. दास थे। ठीक है, 3 हो गया। बंगाल के कौन थे, तो बंगाल के फजलुल हक थे। ठीक है, और सिकंदर हयात खां पंजाब के थे। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका बी आंसर सही है, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में गठित संविधान सभा का सदस्य था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो जुलाई में गठन हुआ था संविधान सभा का, तो कौन सदस्य था इसमें, तो कनक लता बरुआ, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन कौन इसमें था ये बताना है आपको। तो कनक लता बरुआ नहीं थी, तो पहले ही हमको लग रहा था किसी में स्वतंत्रता सेनानी थी। 2 3 4 लोग थी, तो 2 3 4 इसका आंसर होगा, सी आंसर इसका सही है, 2 3 4। अगला है निम्नलिखित 40 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अच्छा, पहले वाला थोड़ा और देख लेते हैं, 39 नंबर वाला। तो महिला सदस्यों की संख्या पूछता है, तो महिला सदस्य कितना थी, महिला सदस्य 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। ठीक है, तो इसमें जो सरोजिनी नायडू भी थी, सुचित्रा कृपलानी थी, रेणुका रे थी, अमृता कौर थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, दक्षयानी थी, श्री दुर्गाबाई थी, और एजाज रसूल थी, एनी मस्करीन थी, स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन थी। तो ये इस तरह से 25 महिलाएं थी, याद रखिएगा, 15 महिलाएं थी, सॉरी 15 महिलाएं थी। और जो कनक लता बरुआ थी 22 दिसंबर 1924 से लेकर 20 सितंबर 1942 तक भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी गई थी इनको। बीर बाला भी इनको कहते हैं, बीर बाला, इंपॉर्टेंट है, बीर बाला पूछ सकता है, बीर बाला किनको कहा जाता है, तो बीर बाला थी कनक लता बरुआ। ठीक है, ये असम की निवासी थी, असम निवासी थी, इंपॉर्टेंट है काफी, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में एक बार पूछा था इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो कौन सा कथन जो है सत्य है, बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है।
तो पहला है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी। ये बात जो है बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य चुना गया था, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी सदस्य थे, तो दूसरा गलत हो गया। केवल एक सही है, डी आंसर सही है केवल। ठीक है। विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विलोम उसी व्याकरण कोटि का होता है जिसका उसका मूल शब्द होता है, तो विलोम वही होता है। ठीक है। जैसे विलोम संज्ञा है, तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, ये कहने का इसका मतलब है 41वां का। ठीक है। दूसरा है विलोम शब्द सजातीय विजातीय दोनों श्रेणी से हो सकता है। तो विलोम शब्द सजातीय विजातीय दोनों शब्द से नहीं हो सकता। ठीक है। वो सदैव सजातीय होता है। ठीक है। संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है और सदैव सजातीय हो जाता है, विजातीय नहीं होता। तो दूसरा वाला गलत है। एक सही है इसका, डी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट है ये, काफी पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो विलोम उसी व्याकरण कोटि का होता है जिसका उसका मूल होता है, जो मूल शब्द होता है। और विलोम शब्द सजातीय होता है, विजातीय नहीं होता वो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आग्रह का विलोम है। तो आग्रह का विलोम क्या है? दुराग्रह है, विग्रह है, साग्रह है, निराग्रह है। तो आग्रह का विलोम जो होता है वो दुराग्रह होता है। ठीक है। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह ही होता है ना। 43 चलेगा, 42 वाला कौन करेगा? तो ठीक है, ऊपर देख लेते हैं हम लोग। तो ए इसका आंसर सही है, आग्रह का दुराग्रह होता है। ठीक है। अच्छा, 42 इस साइड में है भाई। 42 नंबर यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित है। तो तिमिर का प्रकाश होता है। तो विलोम पूछा है ना, तो तिमिर तिमिर में तो होता है अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम प्रकाश होगा, सही है। अथ का इति होता है। तो अथ का जो है, ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से। तो जो पहला डिफरेंस विलोम का व्याकरण कोटि का होता है, तो तिमिर का होता है आलोक। ठीक है। अंधकार का होता है प्रकाश, अंधकार का प्रकाश होता है, तो पहला भी इसका सुमेलित नहीं है। दूसरा है अथ का इति होता है, तो यही सही है, बी वाला, अथ का इति होता है। उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष का क्या होता है? तो अपकर्ष होता है। ठीक है। अनुराग का राग नहीं होता है, अनुराग का जो होता है वो द्वेष होता है या विराग होता है, अनुराग का विराग होता है। तो इसका बी वाला सही है, अर्थ का इति होता है, यही सत्य है, और गलत था। 43 नंबर को हो ही गया है, आगरा का दुराग्रह होता है। 44 नंबर है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म पर विचार करना है। पहला है अनुज का अग्रज होता है। तो कौन सा जो इसमें सुमेलित है बताना है हमको। तो अनुज का अग्रज है, आगामी का अंत है, आकर्षक का विकर्षक है, उद्यमी का आलसी है। तो पहला अनुज का अग्रज होता है, ये ठीक है। आगामी का अंत नहीं होता, आगामी का गत होता है, बीता हुआ। आगामी का मतलब आने वाला, गत मतलब बीता हुआ, तो ये दूसरा वाला गलत है। आकर्ष का विकर्ष होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, ये ठीक है। उद्यमी का आलसी होता है। ठीक है, उद्यमी का आलसी। तो 1 3 4 सही है इसका, दूसरा वाला गलत है, सी आंसर सही है इसका, 1 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो अधिक का न्यून होता है, ठीक है। आदान का प्रदान होता है, ये भी ठीक है। बंजर का ऊसर नहीं होता, बंजर का उर्वर होता है। ठीक है। बंजर का क्या होगा? तो ऊसर नहीं होता, उर्वर होता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, सी वाले से गड़बड़ है, सी आंसर सही है इसका। एक का अनेक होता है, ये ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम के शब्द से शब्द युग्म सुमेलित है। तो सही कौन सा है इसमें? तो आलस्य का स्फूर्त होती है, स्फूर्ति होता है आलस्य का। तो आलस्य का स्फूर्ति होता है, ये ठीक है। अर्थ का अनर्थ होता है, ये भी ठीक है। उधार का नगद होता है, ये भी सही है। तो तीनों ही सत्य हैं इसके, ये आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं इसमें, तीनों सत्य हैं, इसमें गड़बड़ी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, इसका कृत्रिम होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, कृत्रिम होगा इसका। 47वें का बी सही है। ठीक है। और यथार्थ का क्या होता है? यथार्थ का आदर्श होता है। ठीक है। प्राकृतिक का क्या होता है? प्राकृतिक का इसका भी कृत्रिम हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है। अगला है 48 नंबर का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तो आय का व्यय दिया है, तो आय का व्यय जो है सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। स्वाधीन का पराधीन होता है, तो स्वाधीन का पराधीन, ये भी ठीक है। आहार का निराहार दिया है, तो आहार का अनाहार होता है, अनाहार। ठीक है।
तो सी वाला जो है इसका सही सुमेलित नहीं है, बाकी दाता का याचक होता है, ठीक है। तो सी आंसर सही है कि इसका आहार का निराहार नहीं अनाहार होता है, ठीक है। तो अगला है परोक्ष का विलोम क्या होता है। परोक्ष का, परोक्ष में तो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट होगा, अब प्रत्यक्ष होगा परोक्ष का, ठीक है। तो ए आंसर सही है, ठीक है। तो याद रखिए 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो सजीव का जो होता है निर्जीव होता है, ये ठीक है। सुगंध का सुवास होता है, सुगंध का सुवास नहीं होता, दुर्गंध होता है, ठीक है, दुर्गंध होता है इसका। मौखिक का लिखित होता है, ठीक है। संक्षेप का विस्तार होता है, भी ठीक है। इसका बी आंसर गड़बड़ है, ठीक है। अगला है 51 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो किसका मैच कर रहा है इसमें। तो घात का क्या होता है, निंदा का क्या होता है, मितव्यय का क्या होता है, नीरस का क्या होता है। तो घात का क्या होता है, घात का प्रतिघात होता है, 3 हो गया। निंदा का स्तुति होता है, 1 हो गया। मितव्यय का अपव्यय होता है, 2 हो गया। नीरस का सरस होता है, ठीक है। नीरस सरस होता है कि अरस होता है, ठीक है, सरस होता है। 3 1 4 सही है, 3 1 2 4, ये आंसर सही है। 3 1 2 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबको करवा दिया हमने, पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने करवाया है सब हमारे चैनल पे, उसको आप जाकर देख सकते हैं, हिंदी का सब हमने करवा दिया है। बंधन निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है। बंधन, तो निर्वाण का है, कैवल्य क्या है, या मोक्ष का है। तो निर्वाण मतलब मुक्ति होता है, कैवल्य मतलब मुक्ति होता है, मोक्ष मतलब मुक्ति होता है। तो तीनों ही है बंधन का विलोम। तो डी आंसर सही है, तीनों ही बंधन का विलोम है। निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष भी बंधन का विलोम है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द जो है का युग्म जो है सही सुमेलित है। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित है 53 नंबर का। तो दुर्लभ का अलभ्य है, कृतज्ञ का कृतज्ञ है, सौभाग्य का दुर्भाग्य है, नूतन का पुरातन है। तो कौन सा समझ सही है। तो अलभ्य का क्या होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, ये रहा देखिए, सुलभ होता है, पहला गलत है, ठीक है। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ कृतज्ञ होता है, ये ठीक दिया है, दूसरा ठीक है। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, ये भी ठीक है। नूतन का, नूतन नया पुरातन, ये भी सही है। तो 2 3 4 3 सही है, इसमें सी आंसर सही है। तीनों 3 सुमेलित हैं, पहला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अलभ्य का लभ्य होता है, अलभ्य का लभ्य होगा, दुर्लभ का सुलभ होता है, ठीक है। वाचाल का विलोम क्या है। तो वाचाल का कई बार हमने बता दिया है। मुखर है, चंचल है, मूक है, मृदुल है। तो मूक होता है वाचाल का, सी आंसर सही है। वाचाल का जो है मूक होता है। चंचल का स्थिर और एकाग्र होता है। मुखर का क्या होता है, मृदुल का क्या होता है, मृदुल, मृदुल का होता है कठोर या कड़ा। मुखर वाचाल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ना कि विलोम है, ठीक है। मुखर है वाचाल शब्द का पर्यायवाची है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम शीत नहीं होता, उष्ण नहीं होता, आर्द्र होता है। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। तो सी आंसर सही है इसका। अगला है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द के युग्म से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो शाश्वत का चिरंतन नहीं होता, गलत है। विधि का निषेध होता है, ठीक है। रूढ़ का स्वस्थ होता है, भी ठीक है। हर्ष का शोक होता है, भी ठीक है। ए आंसर सही है 56वें का, यही गड़बड़ है। शाश्वत का चिरंतन नहीं होता। तो शाश्वत का क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक है। शाश्वत का नश्वर, ठीक है। शाश्वत का नश्वर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। रूढ़ का स्वस्थ होता है, भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्गुण का विलोम है। तो दुर्गुण का सगुण होता है, सदगुण होगा, सगुण होगा। तो दोनों ही सत्य है इसका, ठीक है। नहीं, सदगुण होगा कि सगुण होगा दुर्गुण का। तो सगुण का जो होता है निर्गुण होता है, ठीक है। सदगुण जो होगा दुर्गुण का सदगुण होगा, ठीक है। ए आंसर सही होगा, केवल केवल डी इसका सही है, केवल एक सत्य है इसमें। सगुण का निर्गुण होता है, इंपॉर्टेंट है ये, गड़बड़ा जाएगा ऐसे ही। तो दुर्गुण का सगुण होता है, केवल एक सही है, डी आंसर सही है इसका। दुर्गुण का सदगुण होता है, सगुण का निर्गुण होता है। वरदान का अभिशाप, रक्षक का भक्षक, यश का अपयश, शयन का जागरण। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विलोम शब्द के युग में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही नहीं है बताना है हमको। तो सज्जन का दुर्जन होता है, ठीक है। शुभ का अशुभ होता है, भी ठीक है। संतोष का असंतोष होता है, ठीक है। व्याकुल का आकुल नहीं होता। व्याकुल का क्या होता है, व्याकुल या माकुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ है। व्याकुल और आकुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, डी वाला गड़बड़ है इसका। अगला क्वेश्चन है
अनाचार का विलोम क्या होता है? अनाचार का विलोम सदाचार नहीं होता, आचार होता है। बी में सही है। अनाचार का आचार होता है, ठीक है। सदाचार का दुराचार होता है। आगामी का जो है विगत होता है, आगामी का दिया तो आगामी का विगत होता है। आरोह का अवरोह होता है। आदत्त का प्रदत्त होता है, प्रदत्त। दुराचार का क्या होता है? सदाचार, ठीक है। अनाचार का आचार होता है, बी आंसर सही है। 60वां निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो आदर का अनादर होता, ठीक है। उचित का कदाचित नहीं होता, उचित का अनुचित होता है, ठीक है। उचित का जो होता है अनुचित होता है, ये गड़बड़ है। बी वाला, बी आंसर सही है इसका। आरंभ का अंत होता है, आह्वान का विसर्जन होता है। तो ये सही है, बी वाला इसका आंसर, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन हमने देख लिया। मेक आइए इसका, तो बहुत लड़के इसका कह रहे थे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।